Hello and welcome back to our YouTube channel once again. My name is Nazneen Sheikh and I'll be teaching you English subject which is for your class 12th. Okay. Now last time हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, जैसे हमने एक स्टोरी को आधा रखा था, इंटरवल तक रखा था. वो स्टोरी थी अबाउट एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, कि कैसे एक एस्ट्रोलॉजर का पूरा दिन बीता था, उसने क्या क्या सिचुएशंस वहाँ पर फेस की थी, किस तरीके से वो लोगों को प्लीज़ करता था, लोग उसकी बातों में जो है वो आ जाया करते थे. तो वैसे ही उसको एक अचानक से एक स्ट्रेंजर मिल गया. उसने आकर क्या किया, उस स्ट्रेंजर ने आकर उसको बोला, उसको एक चैलेंज देता है. वो स्ट्रेंजर क्या चैलेंज देता है कि अगर आप अपने आप को एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर समझते हो, ज्योतिषी समझते हो, तो आपको क्या करना है, मेरे सवालों के जवाब जो है वो देने होंगे. तो हम आज इस स्टोरी को यही से कंटिन्यू करेंगे. तो जैसे हमने देखा लास्ट टाइम, स्ट्रेंजर ने कहा था चैलेंज इज चैलेंज, आप पीछे जो है वो नहीं हट सकते हो. तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने क्या करना शुरू किया था, अपनी स्टोरी जो है, अपनी अगेन फेक स्टोरी जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया था. देयर इज अ वुमन. तो क्या बोलता है स्ट्रेंजर, यानी वो उसको एक कहानी सुनाने जा रहा था कि एक औरत है, हो सकता है उस औरत से रिलेटेड वो कोई उसको फेक स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहा हो. तो यहाँ पर स्ट्रेंजर उसको क्या बोलता है, स्टॉप सेड द अदर. अदर का मतलब है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस स्ट्रेंजर की, उस इंसान की, उस कस्टमर की जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर ने जाकर अप्रोच किया था, जिसको वो बताए स्टॉप, आई डोंट वांट ऑल दैट, यानी मुझे ये सारी कहानियाँ बिल्कुल भी नहीं सुननी है. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट. उसे कहता है कि मुझे ये सारी कहानियाँ बिल्कुल भी नहीं सुननी है कि आपकी लाइफ में एक औरत है जो शायद बुरा करना चाहती है. उसे ऐसी किसी भी स्टोरीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था. उसका क्या कहना था कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ या मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं उसमें सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये उसका क्वेश्चन था. आंसर दिस एंड गो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉज ऑल योर कॉइन्स. तो वो उसको क्या बोलता है, मैं जो ढूंढ रहा हूँ, जिसको ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं उसमें सक्सेसफुल होऊंगा, सिर्फ इस बात का मुझे जवाब दो और जाओ. और अगर इस बात का जवाब आप मुझे नहीं देते हो, द आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉज. डिसगॉज का मतलब यहाँ होता है सरेंडर करना, यानी जब तक मैं तुम्हारे सारे कॉइन्स, तुम्हारे सारे पैसे तुमसे नहीं छीन लेता हूँ, मैं क्या नहीं करूँगा, तुमको जाने यहाँ से नहीं दूंगा. The astrologer muttered a few incantations and replied. Incantations का मतलब होता है कुछ मैजिकल वर्ड्स वो वहाँ पर बोलने लग गया. वो नाम जपना भी हो सकता है किसी का, मतलब इस तरीके से कुछ वर्ड्स का यूज़ करना जो हमारी समझ में नहीं आएगा. तो उसने क्या किया, इनकेंटेशंस जो है वो चैन करना शुरू कर दिया. ऑल राइट आई विल स्पीक बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग. तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा, जो भी बात है मैं तुमको बताऊंगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी. अब वो क्या बोलने लग गया, क्या तुम मुझे रुपी देना शुरू कर दोगे अगर मैंने तुमको जो भी जवाब दिया उससे तुम कन्विंस हो जाते हो. तो कन्विंस हो जाते हो यानी कि अगर तुमको लगता है मेरा जवाब सही है तो तुम मुझे 1 रुपया दोगे उसके लिए. अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक. तो फिर उसने क्या किया, अब एस्ट्रोलॉजर ने उसको चैलेंज देना शुरू कर दिया, अगर तुमने मुझे 1 रुपया नहीं दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा और तुमको जो होता है, जो बन पड़ता है तुमसे, तुम वो कर लो. आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग का मतलब होता है बार्गेनिंग. अब दोनों के बीच में बार्गेनिंग चल रही थी रुपए को लेकर, ये कितने क्वेश्चन के लिए कितने सवाल के जवाब दोगे. अगर आप कन्विंस होते हो तो ही आप क्या करोगे, मुझे पैसे दोगे. अगर नहीं कन्विंस होते हो तो मैं आपसे पैसे जो है वो नहीं लूँगा. तो गुड डील ऑफ हैगलिंग हो गई, दोनों के बीच में एक तरीके से बार्गेनिंग हो गई. यहाँ पर दी अदर अग्रीड, यानी कि जो स्ट्रेंजर है उसने क्या किया, वो अग्री कर बैठा उसके साथ में कि ठीक है. दी एस्ट्रोलॉजर सेड यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, यानी कि यू वेर लेफ्ट फॉर डेड. एस्ट्रोलॉजर उसको अब बताने लग गया कि तुमको किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ. तो अब उसको इंटरेस्ट आता है स्ट्रेंजर को कि ये कहानी इसको कैसे पता चली. तो वो बोलता है टेल मी मोर, यानी कि अब मुझे और बताओ इस चीज़ के बारे में, तुम्हें कैसे पता है ये सारी बातें. अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस सेड द एस्ट्रोलॉजर, यानी किसी ने तुमको चाकू से तुम्हारे ऊपर वार किया था, क्या ये बात सही है. वो बोलता है गुड फेलो, यानी कि सही बोल रहे हो तुम. ही बैड हिज चेस्ट टू शो दिस स्कार, यानी कि उसने अपनी चेस्ट दिखाया जहाँ पर उसको उस नाइफ से मारा गया था. तो उसने क्या किया, वहाँ पर अपनी चेस्ट को उसको ओपन करके दिखाया, उस निशान को दिखाया जहाँ पर उसके ऊपर चाकू से वार हुआ था. एंड देन यू हैव पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड यू वर लेफ्ट फॉर डेड. अब वो एस्ट्रोलॉजर उसको क्या बोलता है, तुमको किसी ने चाकू मारकर जो कुआं होता है उसमें किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था. यू वर लेफ्ट फॉर डेड यानी मरने के लिए छोड़ दिया था. आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय, पासर बाय का मतलब होता है उस वक्त कोई इंसान वहाँ से गुजर रहा था.
कोई एक इंसान है जो उस वेल के पास से गुजर रहा था, मैं मर ही जाता अगर उस पासर बाय ने पीप यानी कि उस कुएं में झांक कर नहीं देखा होता, तो मैं क्या होता, मैं उस कुएं में मर ही जाता। एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म यानी एक जोश और जुनून के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ जो है वो क्या कर रहा था, अपनी स्टोरी को सुना रहा था एस्ट्रोलॉजर को। When shall I get him? He asked, clenching his fist. यानी कि अब वो क्या बोल रहा है, स्ट्रेंजर जो है वो क्या बोल रहा है, When shall I get him? यानी वो इंसान मुझे कब मिलेगा जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। He asked, clenching his fist. Fist का मतलब होता है दिस इज आवर फिस्ट। तो वो इस तरीके से एक्शन करते हुए उसको बोल रहा था बहुत ही गुस्से में कि वो इंसान जो है वो मुझे कब मिलेगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अब ये एस्ट्रोलॉजर ने रिप्लाई किया इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले ही जन्म में, जैसे हम कहते हैं अगले जन्म में, तो उसने रिप्लाई किया अगले जन्म में तुमको मिलेगा। ही डाइड 4 months अगो इन अ फार ऑफ टाउन, यानी कि वो क्या बोल रहा है, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी 4 महीने पहले जो है वो शहर में जाकर मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसको और देख नहीं सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। ग्रोन्ड का मतलब होता है जैसे हम अगर कोई बहुत वजन वाली चीज़ें उठाते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं, तो उसने ग्रोन किया यानी कि एक चिल्लाने वाली आवाज़ निकाला, गुस्से में उसने एक आवाज़ निकाला क्योंकि उसको ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि ऑलरेडी जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो क्या हो चुका है, मर चुका है। तो उसके मरने के लिए उसको बुरा नहीं लगा, उसको बुरा इस बात का लगा कि वो उसके हाथ से जो है वो बच गया है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, गुरु नायक, यानी एस्ट्रोलॉजर ने अब क्या कहा, एक नाम कहा, गुरु नायक। यू नो माई नेम, तो अब स्ट्रेंजर क्या बोलता है उसको, तुमको जो है वो मेरा नाम कैसे पता चला। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से। अब उसने क्या बोला, एस्ट्रोलॉजर ने रिप्लाई दिया, उसको नाम कैसे पता चला, जब मुझे तुम्हारे बारे में इतनी सारी चीज़ें पता है तो तुम्हारा नाम तो मुझे पता ही होगा। गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, अब सुनो ध्यान से कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, यानी कि तुम्हारे गांव का रास्ता जो है वो कितने दिन का है, जो जर्नी है वो कितने दिन की है, ट्रैवलिंग की 2 दिन की है, जो कि नॉर्थ की तरफ है। जो टाउन है हमारा, इस टाउन से नॉर्थ की तरफ जो है वो तुम्हारा क्या है, विलेज है। तो वो उसको क्या कह रहा है, टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, यानी कि अगली ट्रेन जो मिलती है वो ट्रेन पकड़ो और यहाँ से, इस टाउन से जो है वो तुम अपने गांव की तरफ चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम हियर। तो वो क्या बोल रहा है, मैं एक और प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ, एक और खतरा तुम्हारे लाइफ की तरफ जो है वो आते हुए देख रहा हूँ, तो बेटर है अगली ट्रेन पकड़ो और अपने घर चले जाओ। He took out a pinch of sacred ash and held it to him. अब जो sacred ash जो उसने अपने सर पर राख लगाई हुई थी, उसने क्या किया, वही ऐश निकालकर गुरु नायक जो स्ट्रेंजर था उसके भी हाथ में दे दी। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। अब वो क्या बोल रहा है, अपने फोरहेड पे तुम भी इस ऐश को रब कर लो और क्या करो, यहाँ से चले जाओ अपने घर। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, यानी कि वो उसको बोल रहा है साउथवर्ड में, यानी जहाँ ये टाउन है वहाँ वो एरिया जो है वो साउथ है, तो वो उसको बोल रहा है फिर से पलटकर इस एरिया की तरफ बिल्कुल भी मत आना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम क्या होगा, तुम यहाँ पलट के कभी मत आना तो तुम 100 साल से ज़्यादा जियोगे, लेकिन अगर तुम आ गए तो तुम्हारे लाइफ के लिए फिर से एक ये खतरा है। तो यहाँ गुरु नायक उसको क्या रिप्लाई देता है, वाई शुड आई लिव होम अगेन, मैं क्यों घर छोड़ के वापस से आऊँगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। यानी वो क्या बोलता है कि मैं जो है उस इंसान को ढूंढ रहा था, मैं उससे मिलना चाहता था ताकि मैं, उसने मेरी ज़िंदगी लेने की कोशिश की, मुझे मारने का कोशिश किया, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं भी उसकी लाइफ जो है वो लेना चाहता था, उसको मारना चाहता था। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, रिग्रेटफुली यानी कि अफसोस के साथ। अफसोस किस बात का था, इस बात का कि वो जो है जिसने उसका कत्ल किया था, जिसने उसको मारा था, वो उसके हाथ से बच के निकल गया, वो उसको मार नहीं पाया, उसको इस बात का रिग्रेट था। उस इंसान की, उस किलर के मरने का कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि ये उसको नहीं मार पाया, इस बात का रिग्रेट जो है वो गुरु नायक को था। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, यानी वो मेरे हाथों से बच के निकल गया। आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व्ड। तो अब वो क्या कहता है, उस तरीके से बुरी मौत मरना चाहिए क्योंकि वो वही डिजर्व करता था, क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो बुरी मौत डिजर्व करता था। येस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, यानी कि एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहा है उसको, हाँ वो बहुत बुरी मौत ही मरा है, एक लॉरी के नीचे, एक ट्रक के नीचे आकर वो मर गया है। दी अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट, ग्रेटिफाइड का मतलब होता है अब वो खुश हो गया ये सुनकर, और उसको एक संतुष्टि मिली किस बात की, कि वो जो है, जो मेरा किलर है वो बहुत बुरी तरीके से मरा है।
The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. Deserted का मतलब होता है अब यहाँ पर उस जगह पर कोई भी नहीं था, जो प्लेस में वो लोग बैठकर कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, सारा बात कर रहे थे, डेजर्टेड, अब वहाँ पर वो अकेला था, उसके अलावा कोई नहीं था। जो स्ट्रेंजर है वो भी वहाँ से जा चुका था और गुरु नायक जा चुका था, और एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहा था, ही पिक्ड अप हिज आर्टिकल, यानी अपना जो भी सामान है वो फिर से अपने बैग में भरना शुरू कर दिया था। द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, ग्रीन शेफ्ट जो एक लाइट आ रही थी वो भी पूरी कंप्लीटली क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, यानी कि अब पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था। एंड साइलेंस, यानी कि अब पूरी शांति हो गई थी, अब ना लोगों की आवाज़ थी, ना गाड़ियों की आवाज़ थी, किसी तरीके की आवाज़ नहीं थी। वो जगह जो है क्योंकि रात हो गई थी, पूरी तरीके से शांति थी। The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins, यानी कि स्ट्रेंजर भी वहाँ से जा चुका था। a handful of coins, मुट्ठी भर के उसने कुछ कॉइन्स जो थे वो एस्ट्रोलॉजर के हाथ में दे दिए और वहाँ से चला गया। It was nearly midnight, midnight यानी कि अब आधी रात हो चुकी थी। When the astrologer reached home, जब एस्ट्रोलॉजर घर आया, अब घर आया तो उसके बाद क्या हुआ, his wife was waiting for him at the door and demanded an explanation। अब क्योंकि एस्ट्रोलॉजर इतना लेट घर आया है तो उसकी वाइफ ने उसको पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, दरवाजे पे उसको रोक लिया और उसको पूछा कि क्यों तुमको आज इतना लेट हो गया है। He flung the coins at her and said, "Count them. One man gave all that." तो उसने क्या किया, अपने जेब से जो सिक्के उस गुरु नायक ने उसको दिया था, स्ट्रेंजर ने उसको दिया था, वो सिक्के अपने जेब से निकाला, अपनी वाइफ के हाथ में दिया और उसको क्या बोला कि एक स्ट्रेंजर ने मुझे दिया है, एक आदमी ने मुझे ये सारे कॉइन्स दिए हैं, इसको काउंट करो। 12.5 एनाज, यानी बात हुई थी 1 रुपीज़ की, लेकिन उसने कितना दिया उसको, 12.5 एनाज उसको देकर चला गया गुरु नायक। शी सेट काउंटिंग, यानी काउंट करके उसने बताया। एंड शी वॉज ओवरजॉयड, क्योंकि इतना सारा पैसा उनके लिए 12.5 एनाज बहुत बड़ी बात थी, तो शी वॉज ओवरजॉयड, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आई कैन बाय सम जैगरी, जैगरी का मतलब होता है जो गुड़ और कुछ कोकोनट जो है वो कल जाकर खरीदेगी। क्यों खरीदेगी, बिकॉज द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ, आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, यानी कि वो बोलती है कि अब जो इतने सारे पैसे आए हैं, खुश हो जाती है और वो क्या बोलती है, इससे जाके कल मैं थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा नारियल खरीद लूँगी, उसकी कुछ मिठाई बना लूँगी, क्योंकि बहुत दिन से बच्चा जो है हमारा वो मिठाई खाने की ज़िद कर रहा है या डिमांड कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ अच्छा उससे बनाऊँगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, अब स्वाइन का मतलब होता है, अब एस्ट्रोलॉजर जो है वो गुरु नायक को गाली दे रहा है। स्वाइन का मतलब होता है पिग, यानी उसको गाली देते हुए बोलता है उसने मुझे क्या किया, चीट किया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, यानी उसने मुझे क्या कहा था कि दोनों के बीच में जब अग्रीमेंट हुआ था, दोनों बार्गेन कर रहे थे, तो क्या डिसाइड हुआ था कि ठीक है अगर मैं कन्विंस हो गया तो मैं तुमको 1 रुपया दे दूंगा, लेकिन उसने क्या किया, 1 रुपया नहीं दिया, 12.5 एनाज ही दिया था, जिसकी वजह से गुरु नायक की वजह से क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजर जो है वो भड़क गया। शी लुकड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। अब उसकी वाइफ उसको बोलती है कि तुम थोड़े से मुझे टेंशन में दिख रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया। तो यहाँ पर उसको एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या रिप्लाई देता है, नथिंग। वाइफ पूछती है कि क्या हो गया, तो वो रिप्लाई करता है नथिंग, कुछ नहीं हुआ। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पियोल, पियोल का मतलब होता है जो एक खाट होती है, खाट होती है, हमने कई जगह देखी होती, ढाबा में देखी होगी हमने, या फिर हमने गाँव में देखा होगा, जो एक खाट हुआ करता था, तो वहाँ पर क्या होता है, वो उस खाट पर बैठा हुआ है। ही टोल्ड हर, अपनी वाइफ को खाने के बाद, रात के डिनर के बाद उसको बोलता है, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, यानी आज मेरे सीने से एक बहुत बड़ा वजन जो था, एक बोझ जो था वो हल्का हो गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, यानी उसको इतने सालों तक क्या लगता था कि मैंने किसी का खून कर दिया, मैंने किसी की जान ले ली, मैंने किसी को मार दिया। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम। अब ये एस्ट्रोलॉजर ने अपनी स्टोरी बताई, क्योंकि हमने देखा था एस्ट्रोलॉजर ने किसी तरीके की प्लानिंग नहीं की थी कि वो एस्ट्रोलॉजर बनने वाला है, लेकिन क्योंकि वो विलेज में आ गया, विलेज से गाँव से शहर में आ गया, शहर में आने के बाद उसने अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्टडी, अपनी प्रैक्टिस, ह्यूमन बिहेवियर को समझा, और वो समझकर उसने क्या किया था, एस्ट्रोलॉजर बन गया था। उसने कभी प्लानिंग नहीं की थी। तो वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मुझे अब तक लगता था मेरे हाथों से किसी का खून हो गया है, और यही रीज़न है कि मैं जो है अपना गाँव का घर छोड़कर यहाँ आ गया, यहाँ पर सेटल हो गया, और तुमसे मैंने शादी कर ली। और आज मुझे पता चलता है कि जिसका खून मेरे हाथों हो गया था, जो मैं ऐसा समझता था या सोचता था, ही इज़ अलाइव, यानी कि वो जिंदा है। शी गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल हिम, यानी अब उसकी वाइफ थोड़ी सी शॉक हो जाती है और उसको सवाल पूछती है कि तुमने किसी को मारने की कोशिश की। तो बोलता है येस इन आवर विलेज, तो बोलता है हमारे गांव में मैंने ऐसी कोशिश की थी। व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर,
जब मैं एक जवान हुआ करता था तो आपस में जो हमारे दोस्त हुआ करते थे तो हम लोग आपस में मिलकर ड्रिंक किया करते थे, गैम्बलिंग यानी पत्ते जुआ खेला करते थे, एंड क्वारल्ड बैडली वन डे। और क्या हो गया, इसी वजह से एक दिन हमारे बीच में आपस में दोस्तों में जो है वो झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा होने की वजह से वो इतना बोलता है व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब उस बारे में बात करके क्या मतलब है। यानी कि वो बता रहा है जब वो एक यंगस्टर था अपने गाँव में, जब दोस्तों के साथ में बैठता था, ड्रिंक्स करते थे, जुआ खेलते थे, उसके साथ साथ क्या हुआ, एक दिन उनके बीच में झगड़ा हो गया। तो उस झगड़े की वजह से इतना बोलता है और फिर वो स्टॉप कर देता है, बोलता है व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ, टाइम टू स्लीप ही सेड। फिर वो बोलता है कि अब इस बारे में सोच के क्या मतलब है, चलो वक्त है सोने का, मैं सो जाता हूँ। यॉनिंग यानी कि यौन करते हुए, उबासी लेते हुए, एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द पियोल, अब क्या गया, वो जो खाट है उसके ऊपर वो लेट गया, सो गया। तो दैट वॉज द एंटायर चैप्टर अबाउट एन एस्ट्रोलॉजर, कि कैसे उसका एक पूरा दिन बीता, अपने ही पास्ट से रिलेटेड एक सिचुएशन जो है वो उसके सामने आ जाती है और आने के बाद वो उससे किस तरीके से डील करता है। ओके, सो इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जो कि टेक्स्ट बुक के पीछे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, जिसके मैंने कुछ आंसर्स ऑलरेडी सोल्यूशंस लिखे हुए हैं आपके लिए, सो दैट वी डू नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम। Okay, now you have to write one word, a statement is given कि एक स्टडी की जाती है, उस स्टडी को क्या नाम दिया जाता है। ओके, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे आज क्या है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन इट इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स, नेबुला एंड गैलेक्सीज को क्या बोला जाता है। तो आंसर ऑलरेडी दिया है यहाँ पर, एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। जब यूनिवर्स की हम बात करें तो यूनिवर्स से मिलाकर जब हम यूनिवर्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं, स्टार्स की, प्लैनेट्स की, गैलेक्सीज की, तो उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंड वन, द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स, सन, मून एंड स्टार्स इन द बिलीफ दैट दीज मूवमेंट्स कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइफ। अब ये जो चीज़ होती है ये आपको बता रही है कि प्लैनेट, सन एंड मून, अगर सिर्फ इन्हीं की स्टडी करोगे तो वह एस्ट्रोनॉमी होगा, लेकिन इसके अलावा अगर इनका कोई इफेक्ट ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर होता है, उसकी हम जो स्टडी करते हैं उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड वन, साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। यानी कि हम मेंटल स्टेट्स की अगर हम बात करें, हम किसी की बिहेवियर की बात करें, किसी के नॉलेज की बात करें, जब हम उस चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हम पढ़ाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 2, इन द स्टोरी वी आर टोल्ड दैट द टाउन हॉल पार्क वॉज अ रिमार्केबल प्लेस। जैसे हमने देखा था कई बार टाउन हॉल पार्क के बारे में बोला गया है कि वो किस तरीके की जगह थी, तो हमको अब यहाँ पर बतानी है कि ऐसी क्या बात थी वहाँ पर जो इतने सारे लोग वहाँ पर आते थे, ऐसी स्पेशलिटी क्या थी उस जगह की, एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ ऑफ द प्लेस, यानी कि उस जगह की स्पेशल क्या बातें थी, ये हम देखेंगे। एक तो था वहाँ पर सर्जिंग क्राउड, मतलब वहाँ पर बहुत सारा क्राउड जो है वो आया करता था। उसके साथ साथ जैसे हमने पढ़ा था काफ़ी सारे अदर ट्रेड्स और ऑक्यूपेशंस के लोग भी आते थे, जैसे कि मेडिसिन सेलर्स वाले आते थे, वहाँ पर मेडिसिन बेचने आते थे। उसी के साथ साथ कई ऐसी भी चीज़ होती थी जो कि हार्डवेयर, जो स्टोलन हार्डवेयर होता था या जंग होता था या भंगार होता था, वो बेचने के लिए भी वहाँ पर लोग आया करते थे। चोरी का सामान भी वहाँ बेचा जाता था। उसी के साथ साथ कई सारे मैजिशियंस भी थे जो वहाँ पर अपना मैजिक दिखाते थे, तो बेसिकली उनका भी वो बिजनेस हुआ करता था। उसके साथ साथ ऑक्शनर्स ऑफ चीप क्लोथ्स, यानी कि सस्ते में जो कपड़े बेचते हैं, जो हमने पढ़ा था कि एक ऑक्शनर था जो वहाँ पर चिल्लाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बुला रहा था, एक हमने उसको देखा। फ्राइड ग्राउंडनट्स वाले को हमने देखा जो वहाँ पर आकर रोज़ अपने बिजनेस को न्यू नाम दिया करता था। तो उस जगह की ये एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हुआ करती थी। इसके अलावा एक और क्वालिटी है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी ये है कि वहाँ पर उसकी स्पेशलिटी एक और थी कि वहाँ पर किसी भी तरीके की म्यूनिसिपल लाइटिंग जो है वो नहीं थी। तो जो भी लाइट होती थी, जो भी उस जगह को रोशनी मिलती थी, वो किससे मिलती थी, एक तो नेचुरल जो रोशनी आ रही थी उससे, सन की तरफ से, दूसरी जो उनको लाइट मिलती थी, हर एक शॉप्स ने अपने अपनी दुकानों में लाइट लगा रखी थी। किसी ने गैस लाइट लगा कर रखा था, किसी ने लालटेन लगा कर रखा था। तो ये सारी लाइट्स जो लोगों ने लगा कर रखा था वो भी उस जगह का और ज़्यादा खास बना देती है। तो ये था हमारा उस जगह के बारे में एक्सेप्शनल क्वालिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3,
जो बोलता है द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड इट। अब ये क्वेश्चन हमको बोलता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है 10 मिनट तक बिल्कुल भी बात नहीं करता था, हमको अभी यहाँ पर रीज़न देना है कि जब वो 10 मिनट तक बातें बिल्कुल भी नहीं करता था तो क्यों नहीं करता था, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो यही है, ही इज़ गुड एट रीडिंग पीपल। जैसे हमने पढ़ा कि वो जो एस्ट्रोलॉजर बना स्टडी से, प्रैक्टिस से और सिर्फ गेस वर्क की वजह से बना था एस्ट्रोलॉजर। तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को पढ़ना, लोगों को समझना बहुत अच्छे तरीके से क्या होता था, जान चुका था। सेकेंड रीज़न है, ही वुड गेट सफिशिएंट टाइम टू फ्रेम हिज स्टेटमेंट्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। यानी कि यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था। ऑफकोर्स जब हम 10 मिनट किसी को सुनते हैं तो हमको भी उसकी प्रॉब्लम जो है वो पता चल जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। क्यों पता चलती है? क्योंकि बात करते करते 10 मिनट वो इंसान खुद ही अपनी प्रॉब्लम जो है वो हमको बता दिया करता था। तो यहाँ पर उसको क्या होता था, प्रॉब्लम पता चल जाती थी तो सोल्यूशन जो है वो देने के लिए अपने दिमाग में पहले ही बना लेता था कि मुझे क्या स्टेटमेंट जो है वो अपने कस्टमर्स के सामने देनी है। नेक्स्ट है हमारा, ही कुड एनालाइज एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। अब 10 मिनट का टाइम मिला है तो डेफिनेटली वो 10 मिनट का टाइम उसके लिए काफ़ी हो जाता था उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए और उसके साथ साथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए। लास्ट है, ही ऑब्टेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर लाइफ। यानी कि उन लोगों के, जब 10 मिनट लोग बात कर रहे हैं तो अपनी लाइफ की सारी हिस्ट्री उनके सामने रख देते हैं। तो डेफिनेटली 10 मिनट का टाइम जो होता था उसके लिए बहुत ज़्यादा होता था। सो दैट वॉज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. Let us move ahead with question number 4. The tactics used by the astrologer to earn his wages. अब वो ऐसा क्या काम करता था जिससे कि उसको लोग जो है वो उसके काम के लिए पैसे देकर जाए, ऐसी क्या टैक्टिक्स थी, ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज हुआ करती थी। एक यहाँ पर दिए एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स, यानी कि लोगों के दुख के बारे में, क्योंकि हमको पता है नॉर्मली क्या दुख होते हैं लोगों को, या तो शादी से रिलेटेड होगा, या तो फैमिली से रिलेटेड होगा, या फाइनेंस से रिलेटेड होगा। तो इससे ज़्यादा लोगों को कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो वो उसने क्या किया था, एनालाइज यानी पूरे ह्यूमन ट्रबल्स के बारे में पढ़ रखा था कि लोग किस तरीके से क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। दूसरा था फ्लैटरिंग द कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को इस तरीके से उनसे बात करता था कि उनको क्या करता था, उनकी तारीफ करता था, जो सुनकर उनको भी काफ़ी अच्छा लगता था। इस तरीके के सोल्यूशंस देना कि कस्टमर को सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। गिविंग कॉमन सोल्यूशंस, ऐसे सोल्यूशन जो हर कोई दे सकता है, हर किसी के पास ऐसे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। उसके लिए आपको या मुझे एस्ट्रोलॉजर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम भी अगर किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं तो कॉमन सोल्यूशन जो होता है वो उनको देते, वो भी क्या करता था, वही कॉमन सोल्यूशन जो है वो उनको दे दिया करता था। फिर है परसेप्शन ऑफ द वोज ऑफ द कस्टमर्स, यानी कि परसेप्शन एक उसने बिठा रखा था दिमाग में, अपनी एक सोच थी जो कस्टमर से प्रॉब्लम से रिलेटेड होती थी। तो वही सोच जो है वो उसकी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। किस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, ह्यूमन ट्रबल्स के ऊपर सोल्यूशन देने के लिए, जिससे कि कस्टमर्स उसको जो है वो पैसे देकर चले जाए। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी होती थी उसकी अपनी इनकम अर्न करने के लिए। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, An astrologer's appearance helps to create an impression on his clients. Complete the following. जैसे कि हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक प्रोफेशनल माना जाता था, अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ भी आया करता था। तो एस्ट्रोलॉजर का जो कंप्लीट लुक है, क्यों ऐसा लुक क्रिएट करके आता था वो, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या और चीज़ें उसने अपने इम्प्रेशन को बनाने के लिए बना रखी थी। द टर्बन ऑन हिज हेड, जो हमने पढ़ा था कि सैफरॉन कलर का टर्बन होता है जो अपने सर पर पहन कर आता था, जिसे हम पगड़ी कहते हैं। दूसरा था सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड, यानी अपने माथे के ऊपर उसने क्या लगाया हुआ था, सेक्रेड ऐश लगाया हुआ था, और उसी के साथ साथ क्या लगाता था वो, ऑरेंज कलर का, वर्मिलियन का मतलब ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो उसने अपने सर पर लगा रखा था। दूसरा है डार्क विस्कस कवरिंग द फेस। डार्क विस्कस यानी कि बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी उसकी ऐसी, जो कि उसके पूरे फेस को कवर कर लेती थी। लास्ट है आपका स्पार्कल इन हिज आइज एकम्पनीड बाय एन एबनॉर्मल ग्लीम, यानी अपनी आंखों को वो इस तरीके से देखता था, उसकी आंखों में ऐसी चमक थी, इस तरीके से उसने अपना लुक ही ऐसा क्रिएट किया था कि कोई भी कस्टमर उसको अप्रोच करे तो उसको एस्ट्रोलॉजर ही समझे। अभी नॉर्मल आप और मैं अगर जाकर किसी को बोलेंगे कि हमको एस्ट्रोलॉजी आती है तो दे विल नॉट ट्रस्ट अस। वाई दे विल नॉट ट्रस्ट अस? क्योंकि हमारा अपीयरेंस वैसा नहीं है। कोई अगर सूट बूट पहन कर जाए और आपको बोले तो आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन इस तरीके का इंप्रेशन अगर आप अपना बना कर लेकर जाओ, ज्योतिषी बनकर जाओ, तो कोई भी आप पर भरोसा करेगा। तो ये सारे रीजंस है कि वो अपने क्लाइंट को किस तरीके से इंप्रेस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए, हमको करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसका सिलेक्ट करना है। द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इफ नायक डज नॉट लीव हिज विलेज अगेन ही वुड, यानी कि हमने पढ़ा था स्टोरी में, जब एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है कि तुम्हारा गांव यहाँ से 2 दिन की जर्नी पर है, आप यहाँ से चले जाओ, तो उसको क्यों बोलता है चले जाने के लिए? अगर वो गाँव छोड़कर नहीं गया तो क्या प्रॉब्लम होगी?
रिटर्न द मनी, वो उसको पैसे दे देगा, ये बात तो नहीं हुई थी। नॉट फेस डेंजर, ये बात हुई थी कि अगर आप गांव छोड़कर चले जाते हो तो आपकी तरफ मैं एक प्रॉब्लम आते हुए देख रहा हूँ, एक बड़ा खतरा आते हुए देख रहा हूँ, तो वो खतरा आप फेस नहीं कर सकते हो। फिर भी हम आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। गो बैक होम एंड स्टॉप लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम, ये रीज़न उसने दिया था, लेकिन गांव छोड़ने के लिए फ़िलहाल ये रीज़न नहीं था। ये उसने बताया था कि वो इंसान जो है जिसने आपको मारा है ऑलरेडी मर चुका है। नॉट फाइंड द किलर, यानी कि तुम कभी किलर को ढूंढ नहीं सकते, तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉट फेस डेंजर। अगर आप वापस से अपना गांव नहीं छोड़ोगे तो किसी तरीके का खतरा जो है वो आपको नहीं रहेगा आपकी लाइफ से रिलेटेड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द एस्ट्रोलॉजर्स सक्सेस इन हिज प्रोफेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू, जो नरेटर है जिसने स्टोरी को लिखा है वो क्या बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो इतना सक्सेसफुल था किस रीज़न से था, क्या मेन रीज़न था। एक तो उसका लक, तो लक यहाँ पर काम नहीं करता था, लक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बार्गेन्स ही ड्राइव्स, यानी जिस तरीके से वो लोगों से बार्गेनिंग करता था, नहीं। हिज अपीयरेंस, अपनी लुक की वजह से वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, लेकिन ये उसके सक्सेस होने का रीज़न नहीं है। उसका अपीयरेंस जो है वो सिर्फ कस्टमर्स को उसके पास अट्रैक्ट करता था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो जितने भी लोगों की प्रॉब्लम को सुनता था, उनका सोल्यूशंस देता था, उस सोल्यूशन से लोग खुश होते थे। तो वो क्यों था? बिकॉज ही वॉज अंडरस्टैंडिंग दी पीपल वेरी वेल। नेक्स्ट, the story suggests that the astrologers comments and observations please people by, यानी कि एस्ट्रोलॉजर का कमेंट और ऑब्जर्वेशन जो भी होता था, जो भी सोल्यूशन वो देता था, वो लोगों को प्लीज़ करता था। प्लीज़ करने का मतलब होता है यहाँ पर वो लोगों को काफ़ी उसकी तरफ आकर्षित किया करता था, अट्रैक्ट करता था। तो क्या रीज़न है? प्रॉमिसिंग देम सक्सेस एंड गुड फॉर्चून, वो किसी को प्रॉमिस नहीं करता था सक्सेस या गुड फॉर्चून या अच्छी तकदीर के लिए किसी तरीके का प्रॉमिस नहीं करता था। प्रूविंग एज टाइम पासेस टू हैव बिन ट्रू, यानी जैसे जैसे वक्त बीतेगा बातें मेरी सच आपके सामने आएगी, ये भी कोई प्रॉमिस नहीं किया था। फ्लैटरिंग देम और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज़, यानी कि जो कस्टमर सोच रहा होता था उसी बात पे वो भी क्या करता था, अपना समर्थन देता था, उसको बोलता था कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, तो कस्टमर को फ्लैटरिंग करने का काम करता था वो। हेल्पिंग देम टू लर्न टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, या लोगों को कहता था अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लो, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2C का सही आंसर है फ्लैटरिंग देम और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, गुरु नायक कंसल्ट्स द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांट्स टू, गुरु नायक के बारे में पूछा गया है कि वो क्यों जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, क्या रीज़न होता है। ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द पास्ट, उसको अपने पास्ट के बारे में समझना होता है, नो। फाइंड आउट हु द एस्ट्रोलॉजर इज, उसको जानना होता है कि एस्ट्रोलॉजर कौन है, तो इसीलिए भी वो उसको अप्रोच नहीं करता है। मेक सम मनी थ्रू अ बेट, यानी कि उसको कुछ जो चैलेंज लगाता है उससे, वो चैलेंज से उसको कुछ मनी अर्न करना होता है, तो ये भी रीज़न नहीं होता है। टू गेट द आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जब वो उसे बेट लगाता है तो उसको क्या बोलता है, मैं तुम्हें पैसे तब दूंगा जब तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे और वो जवाब मुझे कन्विंसिंग लगेगा। तो ये है आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए वो आंसर ढूंढने यहाँ पर आता है। नेक्स्ट इज गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम, गुरु नायक उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने उसको मारने की कोशिश की, क्या रीज़न है। टू टेक रिवेंज, येस टू टेक अ रिवेंज, दैट इज़ अ वेरी क्लियर कट आंसर। उसको उससे माफ़ी नहीं चाहिए थी, उसको उससे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था कि तूने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। मैन वो जो जिसने मुझे मारा वो सक्सेसफुल है अनसक्सेसफुल है, उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जब वो उसके बारे में पूछता है तो वो यही बोलता है कि वो जो डिज़र्व करता है डेथ, बहुत बुरी मौत वो डिज़र्व करता है, तो उसको क्या चाहिए था, उससे रिवेंज चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्ट्रोलॉजर्स रिमार्क मेक्स गुरु नायक फील ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर जो गुरु नायक को बोलता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड जो भी बात होती है गुरु नायक को क्या लगती है, सस्पिशियस लगती है। क्या लगती है, सस्पिशियस लगती है। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ टू हिज न्यूज़ सजेस्ट दैट शी, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर जब अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने गांव में अपने किसी का खून किया था, तो उसका जो रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन से हमको उसकी वाइफ के बारे में क्या समझ में आता है। दैट शी वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट, येस उसको उसके पास्ट के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो उसको क्वेश्चन पूछती है, यू ट्राइड टू किल हिम, क्या तुम किसी को मारना चाहते थे, तो उसने क्वेश्चन पूछा, तो ऑफकोर्स द ऑप्शन इज वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट, उसको उसके पास्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हैज़ बिन वरीड अबाउट हिज सेफ्टी, उसको उसकी सेफ्टी की चिंता थी, बिल्कुल भी नहीं। हैज़ नोन हिम सिंस ही वॉज यंग, यानी वो उसको बहुत पहले से जानती थी, ये भी कहीं पर मेंशन नहीं है। इज कंसर्न अबाउट हर फ्यूचर विथ हिम, या उसको अपने फ्यूचर की उसको लेकर ज़्यादा टेंशन थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। शी वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट, उसको उसके पास्ट के बारे में किसी तरीके की नॉलेज नहीं थी। तो विद दिस वी आर डन विद दी करेक्ट ऑप्शंस। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर
ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, और आपको जो भी फॉल्स स्टेटमेंट होता है उसका करेक्ट रीजन लिखना होता है. ट्रू स्टेटमेंट है यू हैव टू लीव इट एज इट इज, बट फॉल्स स्टेटमेंट है तो आपको बताना होगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स जो है वो क्यों है. Let us start with the first one. The astrologer gave a correct prediction to the client about his past, that he was stabbed, thrown into a well and left for dead. यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया यहाँ पर, जो प्रेडिक्शन दिया क्लाइंट को, यानी कि गुरुनायक को उसने जो बताया कि तुमको मार दिया गया था, तुम्हारे साथ छुरी से तुम पर वार हुआ था, तुमको कुएं में फेंक दिया गया था और तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था. तो यस, उसने ये प्रेडिक्शन दिया था, सो द आंसर इज ट्रू. Next we have is, when the astrologer came to know that the man whom he killed is alive, he felt that he was relieved of his guilt. जब एस्ट्रोलॉजर को ये पता चला कि मैंने जिसको अपने पास्ट में मारने की कोशिश की थी वो इंसान अभी भी जिंदा है, तो उसके मन से एक बोझ उतर गया. तो यस, द आंसर इज ट्रू. लास्ट है हमारा, द एस्ट्रोलॉजर ट्राइड टू बैक आउट ऑफ द डील एंड टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट. यहाँ पर बोल रहा है कि एस्ट्रोलॉजर जो है उसने डील कोई की ही नहीं थी उसके साथ, बोला था कि मैं किसी तरीके की डील नहीं करूँगा, मैं तुमको तुम्हारे पास्ट के बारे में बता दूंगा, बट दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया था, बार्गेन किया था क्लाइंट के साथ में, 1 रुपी से रिलेटेड बार्गेन किया था. अगर हमको याद होगा तो 1 रुपये की बार्गेनिंग हुई थी कि तुम मुझे 1 रुपया दो अगर तुमको मेरे सवाल का जवाब जो है वो सही लगेगा. तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. करेक्ट आंसर इज द एस्ट्रोलॉजर बार्गेन्ड विद द क्लाइंट एंड टॉक्ड अबाउट हिज पास्ट. यानी कि उसने क्या किया, उसके साथ बार्गेनिंग किया, उन लोग ने एक सेटलमेंट किया कि ये अमाउंट तुम मुझे दे दोगे, और उसके बाद उसने उसके पास्ट के बारे में जो है वो गुरुनायक को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, द एस्ट्रोलॉजर रेस्क्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम गुरुनायक्स रिवेंज. यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, गुरुनायक के जो रिवेंज लेने आया था उस रिवेंज से खुद को बचा लिया. ऑफ कोर्स उसने उसको क्या बोल दिया था, यहाँ से आप अपने गांव की तरफ चले जाओ, यहाँ पर पलट कर मत आओ. तो उसने क्या किया, अपने आप को बचा लिया. तो द स्टेटमेंट इज ट्रू. Next is, the moral of the story is that we must be responsible about what we have done and should not run away from our mistakes. तो ये स्टेटमेंट हमको क्या बोलता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो भी हमने गलत किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी चाहिए, हमें अपनी गलतियों से दूर नहीं भागना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. तो ऑफकोर्स यही है जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है. सो द आंसर इज true. Okay, so with this students we have completed few of the question and answer session. Definitely in my next lecture again we will go ahead with the further question and answer sessions. In case if you have any query, any doubt, if in case you want to give some advice or suggestions, our comment box are always open for you all. You all can definitely give us suggestions, and please do like, share and comment my video if you like the content. Thank you very much.